वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, पॉलिटी लिस्टिंग हमारी चल रही है और इसमें हमने संविधान संशोधन पढ़ना स्टार्ट किए थे। कुछ संविधान संशोधन हमने पढ़ लिए हैं और कुछ हमारे बाकी हैं जिनको आगे की वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हमने 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ लिया था। इसके बाद हमें पढ़ना है 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2003 में। इस अधिनियम के द्वारा जो सेवा कर है इसके संबंध में कुछ उपबंध बनाए गए। इसमें क्या हुआ, सेवाओं पर कर जो है केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन जो इसकी प्राप्ति है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संग्रहित करेंगे और विनियोजित संसद के द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के अनुसार ही किया जाएगा। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 में ही हुआ। इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन हुआ। इसके नाम रख दिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो पहले एक हुआ करते थे, 2003 से 2 अलग अलग आयोग बन गए। दोनों ही आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, साथ ही 3 अन्य सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद 90 जो था 90 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी 2003 में ही हुआ था। तो 88, 89 और 90, इसके बाद 91, ये सभी 2003 में हो रहे थे। 87वां भी 2003 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। 90 में क्या था, यह संविधान संशोधन असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट से असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्व प्रतिनिधित्व को कायम रखा है। इसके बाद 91, इसमें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर दिया। इसका उद्देश्य दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना था और दल बदल कानून को मजबूत करना था ताकि आसानी से दल बदल ना हो सके। इसमें क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना होगा, 15%, इससे अधिक नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखें। इसके बाद अगला तथ्य दिया है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता निर्हर करार कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए निर्हरक होगा। अगला तथ्य है, राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं इनके समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जैसा कि केंद्र में संसद में रखा गया, लोकसभा में, ऐसे ही राज्य विधानसभा के लिए भी कर दिया। लेकिन राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये चीज़ जरूर ऐड की गई इसमें कि न्यूनतम संख्या भी 12 से कम नहीं होगी और अधिकतम संख्या भी, कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ये प्रतिशत है और संख्या दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। संख्या है 12 से कम नहीं और प्रतिशत 15%, जैसा कि यहाँ संसद में रखा। अगला है, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यों से निर्हरक करार किया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए निर्हरक होगा। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हो, यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से निर्हरक करार किया जाता है तो ऐसा सदस्य किसी भी लाभप्रद राजनीतिक पद को धारित करने के लिए निर्हरक होगा। और ऐसे पद से अभिप्राय क्या है, कौन से पद के लिए निर्हरक होगा, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद जहां पर उस पद के लिए लोक राजस्व से वेतन आए, अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाए, या फिर केंद्र और राज्य के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण अधीन कोई पद जहां उस पद के लिए लोक राजस्व से वेतन आए या अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान हो। इसके सिवाय जहां वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूरक प्रकृति का हो, तो इन सभी के लिए वो निर्हरक हो जाएगा, जो कि दल बदल के आधार पर सदस्यता से निर्हरक करार दिया गया है। इसके बाद 10वीं अनुसूची में वर्णित वह उपबंध जिसके द्वारा यदि किसी दल के 1/3 सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया और इसका अर्थ है कि दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसके बाद 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं यहाँ जोड़ी गई। ये भाषाएं कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या हो गई 22, 2003 में ही हुआ था। इसके बाद 14 भाषाओं के, ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि 14 भाषाएं शुरू में संविधान में थी। इसके बाद यहाँ पर 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। 1992 में यहाँ पर सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वें संविधान संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर 14 के बाद यहाँ 15 हुई, फिर 15वीं भाषा थी सिंधी, फिर 16, 17 और 18वीं भाषा ये बन गई। 2004 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, जहाँ पर ये 4 भाषाएं जोड़ी गई तो कुल हो गई 22 भाषाएं।
भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं ही हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई, और इन शैक्षणिक संस्थानों में निजी क्षेत्र के संस्थान भी शामिल है। इसके बाद 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, ये क्या कहता है? इसके द्वारा बिहार को एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया, और इस उपबंध को अब झारखंड और छत्तीसगढ़ पर भी लागू कर दिया। इन दो नवगठित राज्यों के साथ ही, आप जानते हैं झारखंड छत्तीसगढ़ सन 2000 में बन रहे थे, तो इनके साथ ही मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी इसको प्रभावी बनाया गया, जहां पर ये पहले से ही प्रयोग में था। इसके बाद 95 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009 में हुआ। यहाँ पर लोकसभा, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और आंग्ल इंडियंस के लिए विशेष आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान हुआ 2020 तक। इसके बाद 2011 में हुआ 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यहाँ पर उड़िया के स्थान पर उड़िया कर दिया और अंग्रेजी भाषा की 8वीं अनुसूची में इसको सम्मिलित किया। उड़िया भाषा के उच्चारण को बदलकर उड़िया कर दिया, ठीक है ना, इसको याद रखिए। इसके बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, इसमें क्या हुआ? इसमें सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान और संरक्षण दिया। संशोधन के द्वारा संविधान में 3 बदलाव हुए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। राज्य की नीति में सहकारी जो समितियां हैं इनको बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश हुआ, और सहकारिया समितियों के नाम से एक नया भाग 9 खास संविधान में जोड़ा गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तब यहाँ देखिए, सहकारी समितियां 7वीं अनुसूची की 32 राज्य सूची की प्रविष्टि के अंतर्गत राज्य का विषय है। पहली चीज 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ, इसके हिसाब से सहकारी समिति का गठन हुआ अनुच्छेद 19(1) के तहत, ये एक मौलिक अधिकार बन गया। इसके बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से अनुच्छेद 19(1) में या फिर संघ शब्द के बाद सहकारी समितियां शब्द भी जोड़ा गया और अनुच्छेद 43(b) को सम्मिलित किया गया। सहकारिया समितियां नाम से एक भाग जोड़ा, भाग 9 खा, इसको भी संविधान में जोड़ा। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें हुआ कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान का लक्ष्य एक ऐसे संस्थागत क्षेत्र की स्थापना से है जो कि विकास की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए और शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण से सेवा और आरक्षण के साथ रोजगार को बढ़ावा दे। साथ ही साथ क्या करे, स्थानीय कार्यकर्ताओं और संस्थानों को धन का न्याय संगत आवंटन कर सके। इसके बाद 99, इसमें क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई। तो कॉलेजियम प्रणाली चल रही थी, इसके बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको NJAC कहा जाता है। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन को असंवैधानिक और रद्द कर दिया। परिणाम स्वरूप अभी पूर्व में चल रही कॉलेजियम प्रणाली ही लागू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसकी व्यवस्था जो है यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही थी 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, लेकिन बाद में इसको रद्द कर दिया। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन, ये इसमें देखिए क्या हुआ, भारत के द्वारा कतिपय भूभाग द्वारा अधिग्रहण या फिर कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया, यानी कि जो अंतः क्षेत्र इनकी अदला बदली और विपरीत दखल की अवधारणा के द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 1974 के तहत इसके प्रोटोकॉल 2011 के अनुपालन में इस उद्देश्य के लिए संशोधित अधिनियम ने 4 राज्यों जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इनके भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधान को संशोधित किया गया। तो भूमि सीमा समझौता बस याद रखें एक टर्म, ये यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर हमने 100वें संविधान संशोधन तक देखा। इसके बाद 101वां जो कि GST से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे पेड बैचेस यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं आप, UPPSC के लिए, ROE एग्जाम के लिए, UPPSC 2025 की प्रिपरेशन के लिए, प्री मेंस कंप्लीट तैयारी के लिए, या RAS के लिए, या फिर UKPSC किसी भी स्टेट PCS के लिए अगर हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन की डिटेल को फॉलो कीजिए, या फिर हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।